स्वागत है आप सभी का वकील साहब हाजिर हूं में। आज का एपिसोड हमारा एफआईआर का पार्ट 3 है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वकील साहब एचएस सोडी। वकील साहब नमस्कार और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, हमने जीरो एफआईआर और क्रॉस एफआईआर के बारे में जाना आपसे, और लास्ट टाइम हमने जनता के साथ ये डिस्कस भी किया था कि आने वाले एपिसोड में सीरीज में हम बात करेंगे कि जब थाने से काम नहीं होता है, थाने लेवल पर काम नहीं होता है, पुलिस स्टेशन से काम नहीं होता है, आपके एफआईआर पर दर्ज नहीं की जाती है, आपके एफआईआर, आपकी रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं होता है। अब ऐसे में जब पार्टी मूव करेगी कोर्ट, तो क्या प्रावधान है, क्या लॉज हैं, क्या प्रोसीजर दिया गया है और किस तरीके से इसको किया जाए? तो बिल्कुल देखते हैं। हम जो अक्सर देख रहे हैं, ये समस्या आ रही है कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती जी, और ये हर कोई कभी ना कभी फेस जरूर करता है जी। अब इसके कारण बहुत है, हर एक को पता है, बट हम लोग कभी उसे डिस्क्लोज नहीं करते। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे कानून की पालना करने वाले हमारा साथ नहीं देते, तो न्यायपालिका हमारा साथ देती है। बिल्कुल। इसी को मद्देनजर रखते हुए कानून में प्रावधान बनाया जी, 156(3) बनाया सीआरपीसी 156(3) बनाया। उसके अंदर क्या है? 156 के वैसे पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। 156(1) में तो जैसे रेगुलर आपने एक एफआईआर दर्ज करी जी, उसमें पुलिस की जो पावर है टू इन्वेस्टिगेट है 156(1) में जी। तो जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की पावर को यूटिलाइज करता है, पावर को जो आगे प्रोसीड करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, फिर तो उसका प्रोसीजर 157 में दिया, 157 में दिया हुआ है, उसको फॉलो करता है जी। 156(2) में मैंने अभी आप हमने तो पहले डिस्कस कर लिया पार्ट 2 में, इन्वेस्टिगेशन में कोई क्वेश्चन नहीं कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कोई चैलेंज नहीं किया जाएगा, जीरो एफआईआर भी उसी का पार्ट, आप समझ लो कि भाई किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं। एग्जैक्टली। 156(3) अब 156(3) में मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया। मजिस्ट्रेट जैसे हमारा तो ये मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। अब मान लो हम कोई ऐसे स्टेट में चले जाते हैं, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी मजिस्ट्रेट, एडिशनल एमएम, ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसी तरीके से इन्होंने श्रेणी डिवाइड की हुई है। अब हम मजिस्ट्रेट के पास है तो 156(3) में उनको एम्पावर किया गया। ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसमें 190 का प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के पास वो कैसे उसमें मतलब अपना एम्पावर कैसे है और वो क्या करेगा। जी। तो वो 190 में डिस्क्लोज किया हुआ है सीआरपीसी में। 190 बेसिकली मैजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस लेने की पावर्स है, बिल्कुल, कि मैजिस्ट्रेट के पास भैया इंफॉर्मेशन आएगी तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है, संज्ञान ले सकता है और वो ऑर्डर कर सकता है पुलिस को कि भैया तुम इन्वेस्टिगेट करो। बिल्कुल। इस बारे में 156(3) का कानून जो है वो बेसिकली उसका जो किस तरीके से उसको बनाया गया, उसको बनाने की जो पीछे उसकी सोच है, मैं उसको जानना चाहूँ। ऐसा है कि 156(3) जो आपने कहा, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देखो 156(3) में पहले तो 2 मैंने बना दिए कि पुलिस की पावर है जी, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। 156(2) में 156(3) में इसलिए बनाया गया जी, क्योंकि जैसे भी हमने देखा कि भाई पुलिस काम नहीं करती जी, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। अब हम लोग कहां जाए? विक्टिम कहां जाए? कंप्लेनेंट कहां जाए? तो उस समय उस चीज को सोचते हुए जो लेजिस्लेटर है जिसने कानून बनाया जी, उस समय इस चीज को मद्देनजर रखते हुए समझते हुए 156(3) डाला कि भाई मैजिस्ट्रेट को पावर दी जाए। मैजिस्ट्रेट को पावर, भाई वो एम्पावर है। एक्चुअली पहली बात तो यह है कि वो एक जुडिशियल माइंड भी है, बिल्कुल, वो कानून पढ़ा भी हुआ है, कानून की अच्छी नॉलेज भी रखता है, ठीक है। उसमें हमें क्या है, 156(3) में उनको एम्पावर दे दी गई है, मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे देता है पुलिस ऑफिसर को या कंसर्न एसएचओ को कि भाई आप इसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन करें। एफआईआर की डायरेक्शन नहीं देता जी, बट एफआईआर जब वो कह देता है इन्वेस्टिगेशन करें तो 156(1) में पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की, वो एफआईआर के बाद स्टार्ट होती है। ये चैप्टर में आप कहना चाहते हैं इंक्लूसिव है, ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेट
कि वो एफआईआर दर्ज करेगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर वो नहीं कर रहा तो वो इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे। जहां पे वो इंक्वायरी कर रहा है वहां पे आप संज्ञान की बात नहीं करेंगे। एग्जैक्टली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूछताछ अलग चीज है कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कंप्लेनेंट से पूछेगा। और ये पूछना कि कब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। तो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या है। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा पार्ट है पूरे प्रोसीजर का जो शुरू हुई एफआईआर दर्ज होने के बाद होता है। तो जब हम बात करते हैं 156(3) में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर की, तो बेसिकली इसका मतलब है कि आपका डायरेक्शन है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद उसको इन्वेस्ट। बिल्कुल जैसा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ लैंडमार्क जो वो मैंडेटरी कहती है, ठीक है एफआईआर दर्ज कर। जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था तो हमारी चर्चा हुई कि आजकल आपने बताया कि 156(3) में एक एफिडेविट भी जो है आजकल कोर्ट बोलता है कि आपको एफिडेविट साथ में फाइल करना होगा। तो एफिडेविट क्या फाइल करना है और उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों फाइल करना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। अब हम लोग तो इस चीज से रह गए, जो जनता है देख रही है, जनता एक जो है वो कानून की इतनी समझ नहीं रखती। तो उस सिचुएशन में क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं, भाई आप मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाएंगे? आप एक रिटर्न कंप्लेंट लेके जाएंगे, उसमें आप सारे फैक्ट्स लिखेंगे जो आपके साथ बीती है, जो आपने थाने में रिपोर्ट दी है उसकी भी एक कॉपी जो है साथ में एनेक्स करेंगे, ठीक है, उसके साथ जोड़ेंगे। और साथ में एक और बात है कि अगर आपके थाने में काम नहीं होता, पुलिस में नहीं होता, 154 में हमने पढ़ा था कि आप उससे सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाएंगे, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, या अगर कोई ऐसा एरिया है तो वहां एसपी, डीएसपी, आगे जो है इस तरीके से प्रणाली चलेगी। तो वो सारी की सारी कंप्लेंट आप अपनी लिखित जो कंप्लेंट करिए एफिडेविट के साथ एनेक्स करके कोर्ट के आगे रखेंगे, और फिर मैजिस्ट्रेट उसको देखेगा, उसमें समझेगा, उसको लगता है कि हाँ ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो आपने फैक्ट से डिस्क्लोज किए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस को दिखाती है, तो वो डायरेक्शन दे देगा इन्वेस्टिगेशन की एसएचओ कंसर्न को। ऐसा भी हो सकता है कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ एसएचओ को दिया है लिखित में कि भैया ये क्राइम है, सो क्राइम हुआ, अब आप जब 156(3) फाइल करते हैं, 156(3) में जैसे कई लोगों को पता नहीं है कि आपको एसएचओ के बाद एसीपी, डीसीपी या एसपी, डीएसपी के पास जाना है। अब मान लीजिए सिर्फ एसएचओ तक जानकारी गई है, एसएचओ ने एक्शन नहीं लिया और पार्टी ने डायरेक्टली क्या किया, 156(3) फाइल कर दी और एसएचओ को जो रिटर्न वर्जन जो लिख के दी थी कंप्लेंट वो साथ में उसमें अटैच कर दी। तो वहां पर क्या मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है, पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है कि आप पहले एसीपी, डीसीपी को लिखिए या एसपी को लिखिए या डीएसपी को लिखिए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है कि मैंने पार्ट 1 में भी आपको याद हो मैंने ये बताया था कि पहले अगर बच्चे का मैंने जिक्र किया था क्लास का, जहां पे बच्चे को परेशानी होती है वो अपने टीचर के पास जाता है, फिर टीम जो लीडर होता है या जो टीचर्स का हेड ऑफ टीचर्स होता है उसके पास जाता है, और फिर वो प्रिंसिपल के पास जाता है, और फिर वो चेयरमैन के पास जाता है। उसी प्रणाली से अगर हम लोग चलते हैं तो मजिस्ट्रेट भी कह सकता है कि आपको एसएचओ के बाद उसकी सुपीरियर अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए था, क्योंकि वो 154 में दिया हुआ है। अगर वो नहीं करता तो वो पहले उसी को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो कोर्ट कहेगा पहले आप उधर चाहिए, आपका यहाँ का राइट फिर भी खुला हुआ, आप फिर यहाँ आ जाइए, अगर वहां काम नहीं होता तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं देख के जो भी मुझे ठीक लगेगा मजिस्ट्रेट उसमें करेगा। जी जी। तो आपने जो इसमें जिक्र किया कि इसमें एफिडेविट का भी, हाँ बिल्कुल एफिडेविट की जरूरत है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कानून बनता रहता है, कानून में संशोधन होते रहते हैं, इंटरप्रिटेशंस होती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें एक केस आया जिसको हम लोग मैं बताना चाहूंगा आपको। इस केस में क्या हुआ जी, ये एक केस आया सुखाराम प्रियंका श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स जी। ये सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, इसमें
अब उसमें बहुत कुछ ऐसे जिक्र है, उसमें ललिता कुमारी का भी जिक्र है। जी जी जी। ललिता कुमारी जो लैंडमार्क जजमेंट है, जो 154 में कह रही है कि एफआईआर रजिस्टर करना ये मैंडेटरी है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने काफी ऑफेंस भी बताया जिसके अंदर ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस केस, बाकी अदर केसेस में नहीं। बट जो प्रियंका श्रीवास्तव वाला केस है, स्टेट ऑफ यूपी वाला जो केस है, ये 19 मार्च 2015 में इसका डिसीजन आया, जिसमें ये बोला भाई आपको एफिडेविट साथ में लगा के देना होगा। उस एफिडेविट को साथ में लगाने का मतलब क्या है? देखो जी, कानून को हर चीज को देखना पड़ता है। कुछ लोग अपना स्कोर सेटिस्फाई करते हैं और अपना बदला या रिवेंज लेना हो किसी को फंसाने के लिए, तो इन चीजों को भी कानून को देखना पड़ता है। और सब चीज को देखने के बाद ही इन चीज पे जो है ना, हमें जैसे 0 एफआईआर क्यों जरूरत पड़ी 0 एफआईआर लेके आने की, उसी तरीके से ये एफिडेविट लगा के देना इसमें दिया हुआ है कि वो देना पड़ेगा। उससे क्या है, कोर्ट को ज्यादा आप पे कॉन्फिडेंस भी होगा कि कंप्लेनेंट खुद भी आ रहा है, एफिडेविट भी दे रहा है अपनी कंप्लेंट के साथ, फैक्ट्स के साथ, कि जो वो लिख रहा है वो सही लिख रहा है। दूसरी एक बात मैं ये भी समझ पा रहा हूं, जब आप 156(3) फाइल करते हैं, मजिस्ट्रेट को अप्लाई करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का साहब ऑर्डर दीजिए, उसके साथ जो एफिडेविट अटैच किया जा रहा है, एनेक्स किया जा रहा है, उसकी पर्पस एक मैं ये भी देख पा रहा हूं कि अगर पार्टी सपोज इन कोलिजन विद समवन कोशिश करती है, मिली भगत के साथ कोशिश करती है किसी को फंसाने की, झूठा एविडेंस देने की, झूठी टेस्टिमनी देने की, झूठी गवाही देने की, और उसके खिलाफ झूठे सबूत देने की, तो वो एफिडेविट जो आपने बताया, वो एफिडेविट अपने आप में प्रूफ हो जाता है कि भैया आपने ऑन रिकॉर्ड ये कोर्ट को कहा है। बिल्कुल, वो कमीशन से अटेस्ट होकर जाता है। अगर वो झूठ निकलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये सारी बातें झूठ है और पुलिस जो है अंडर 169 डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है, तो उस एफिडेविट को क्या, जिसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए 156(3) फाइल की गई थी, क्या जो एक्यूज्ड है उस एफिडेविट को, उस कागज को कंप्लेनेंट के खिलाफ यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। और उसमें लिखा हुआ है, इसके प्रावधान भी दिए हुए हैं भारतीय दंड संहिता में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई झूठा एफिडेविट कोर्ट के अंदर दाखिल करता है तो उस पर सजा होगी, उस पर गिविंग फॉल्स एफिडेविट, गिविंग फॉल्स कंटेंट्स इन द एफिडेविट, और ये इसके प्रावधान दिए हुए हैं 199, 201, ऐसे 202 आईपीसी की धारा में मल्टीपल ऑफेंसेस इसमें जो है वो इन्वोक हो जाते हैं उसके खिलाफ। जी। तो इसको भी सोच समझ के ही डाला गया, ताकि झूठा केस, ताकि एक तो मैजिस्ट्रेट को कॉन्फिडेंस आए कि कंप्लेनेंट जो कह रहा है सही कह रहे हैं, सत्य कह रहा है, और सिर्फ इसीलिए नहीं, किसी और कारण से भी इसकी बात को पुलिस सुन के अनसुनी कर रही है। तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे देगा, अगर उसको लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस को मेड आउट कर रहे हैं इनके फैक्ट्स, तो वो डायरेक्शन दे देगा कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन के साथ ऑब्लिगेटरी है, एफआईआर दर्ज करेगा और आगे कार्रवाई करेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली 156(3) के साथ जो एफिडेविट दिया जाता है, एक तो इसलिए ताकि जो पुष्टि हो जाए कि जो सारे फैक्ट्स दिए गए वो सही है और कंप्लेनेंट अपने बिहाफ पर दे रहा है, एप्लीकेंट जो है। और दूसरी बात ये, अगर कुछ गलत कहा गया है, कुछ झूठ कहा गया है, कुछ यूज ऐसा किया गया है कि एक्यूज को फंसाया जा रहा है जबरदस्ती, तो बाद में एक वो रिटर्न एक प्रूफ हो जाता है जहां पर एक्यूज जो है उसकी रेमेडी ले सकता है और उस झूठे कंप्लेनेंट के खिलाफ जो है एक दूसरा केस दर्ज कर सकता है। बिल्कुल, और उसको उसमें एविडेंस में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो उसको जो है ट्रायल में एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस मान के चले। बिल्कुल ठीक है। बाकी दूसरी ये आपने जजमेंट्स का जिक्र किया, कुछ और जजमेंट्स मैं चाहूंगा आप जनता के साथ शेयर करें, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी हम ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जिक्र कर रहे हैं, इस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है ना, ये एक लैंडमार्क जजमेंट रही, और उसमें स्पेशली मैं जनता को बताना चाहूंगा कि स्पेशल ऑब्लिगेशन लिखी है, और कोर्ट ने कोई भी उसमें पुलिस को कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि वो एफआईआर ना दर्ज करे। वर्ड मैंडेटरी, शेल, इन चीजों पे एम्फेसिस किया गया। और तो और उसके बाद थ्रू आउट कितनी जजमेंट आई, मैं नाम लेना चाहता हूं, लल्लन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 में, लास्ट टाइम भी आपने बताया, ठीक है, मैंने उस समय भी बताया, उसमें भी इसको फिर दोबारा फॉलो किया गया। मैं रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट एमसीटी ऑफ दिल्ली 2006 में आई, इसमें भी सिमिलरली
कहा गया कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, एफआईआर रजिस्टर कीजिए आप, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे कि इसमें जो फैक्ट्स है वो बाद में वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, जिसमें इंक्वायरी करनी है वो करेंगे आप। उसमें ललिता कुमारी में एक्सप्लेन किया गया मैट्रिमोनियल केसेस हैं या आपके कोई है ना इकोनॉमिक ऑफेंस है, कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बनती है, वहां पे आप कीजिए। और जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, डिस्क्लोज कर दिया गया है और उसमें बनता है तो आप उसमें दर्ज करेंगे। उसके बाद आई यशवंत डगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सन 2016 में आई। एक मैंने अभी जिक्र किया आपसे, जो अभी मैंने एक दूसरे पार्ट में एक जिक्र किया था जजमेंट का, जो सतवंत कौर के नाम से जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें फिर ललिता कुमारी को दोबारा से रिकोट किया गया। ठीक है, वो इसलिए ललिता कुमारी को रिकोट किया तो गाइडलाइंस है पुलिस के। और तो और मैंने पार्ट 2 में आपको और बताया था, जो गृह मंत्रालय से एडवाइजरी आई थी उसमें भी ललिता कुमारी का जिक्र किया गया। 3 बार जो एडवाइजरी जारी, आप देखिए आप कि बार बार देखो कोर्ट में केस गया, न्यायपालिका के पास केस क्यों आया? जब यहाँ पे इनएक्शन हुआ पुलिस की तरफ से, तब वहां गया तो उन्होंने वहां पे कार्रवाई की और उन्होंने गाइडलाइंस बकायदा इशू की गई कि पुलिस को कैसे काम करना है और वो क्यों नहीं कर रही। और उसमें भी जिक्र है कि अगर पुलिस इनएक्शन करती है या मिलके कोई काम नहीं करती, एक्शन नहीं लेती, तो उसमें 166A का भी जिक्र है, डिपार्टमेंटल एक्शंस का भी जिक्र है, जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस भी किए हैं। तो बेसिकली ये तो सारा 156(3) के बारे में हुआ। बाकी जो हमारे दर्शक लोग के स्टूडेंट्स हैं या वो जागरूक नागरिक हैं जो थोड़ा इस तरीके का कंटेंट पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा ये जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता कुमारी जजमेंट को जरूर पढ़ें। ये हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है इसके बारे में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी ये तो वकील साहब सारा हुआ कि आपने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। अब सपोज आप ना तो पुलिस स्टेशन गए ना आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के लिए गए, अब सीधा कुछ होता है तो मजिस्ट्रेट जी के सामने या मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंचा। अच्छा, अगर आप उस वे में जाते हैं सेक्शन 200 की उसमें प्रोसीडिंग्स है, वो दोनों रास्ते हैं, सेक्शन 200 जी। अब बेसिकली क्या होता है कि एक तो देखो दो बातें, स्थानीय पुलिस स्टेशन जाना भी चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी भी चाहिए। आप पहले ये मान लें कि पुलिस इनएक्टिव है तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। पुलिस ने सराहनीय काम किए हुए हैं, पुलिस ने जल्दी एक्शन लेके कई चीजें बचाई हुई है। मेरा यहाँ पर सवाल का एक तो 200 को जानने का मेन कारण है कि डायरेक्टली आप कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट में जाते हैं कि सीधा मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट करते हैं। दूसरा मेरा कारण ये है कि कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट जो एंटरटेन की जाती है, जिन कंप्लेंट्स का संज्ञान मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं, उनका नेचर क्या होता है? देखिए जी, ऐसा है, अब आप ये समझ ही गए हैं, हम लोगों ने सेक्शन पढ़े ही है जी, 156 भी हमने पढ़ ही लिया, पहला भी पढ़ लिया कि पावर टू इन्वेस्टिगेट जी। अब कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ठीक है, अब उस केस में हम लोग सीधा मजिस्ट्रेट के पास सीधा चले जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट भी ऐसा थोड़ी, मजिस्ट्रेट भी आपको जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के विटनेस दोनों को एग्जामिन करेगा, पूछताछ करेगा, सच के लिए वो भी अपनी पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करवाएगा, जो उसको ठीक लगता है वो करेगा, और साथ ही साथ आपकी जो भी बातें उसे रिकॉर्ड करवाएगा, ऑन रिकॉर्ड। हमारे टेक्निकल लैंग्वेज से प्री समनिंग एविडेंस भी कह देते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट और उसके विटनेस की एग्जामिनेशन हो जाती है। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है, क्या ये ओथ होता है? ऑन ओथ होता है, ऑन ओथ होता है, कोर्ट के सामने होता है, बकायदा मजिस्ट्रेट के सामने होगा, जिसमें कंप्लेनेंट अपनी जो भी है बातें वो लिख के देगा और साथ ही साथ कोर्ट में पेश होके अपने रिकॉर्ड भी कराएगा एविडेंस। तो इसे प्री समनिंग एविडेंस, तो प्री समनिंग का टेक्निकल वैसे वर्ड है, मैं जनता को बताना चाहूंगा, प्री समनिंग समन से पहले कि भैया तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, एग्जामिन करोगे, अब मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा। सामने वाली पार्टी को बुलाने से पहले, एक्यूज्ड को बुलाने से पहले मैं ये तो जान लूं कि तुम्हारा गलत क्या हुआ है। बिल्कुल। तो बेसिकली तो 200 का तो यहाँ ये पर्पस हो गया। एक मैं वकील साहब, मैं वहां प्रोविजन में जब मैं पढ़ रहा था
तो मैं देखता हूँ कई बार जो होता है कंप्लेनेंट होता है वो लेमैन होता है, उसे ये इतना लिखने की, फॉर्मली ड्राफ्ट करने की जानकारी नहीं है और ना ही इस तरीके की बेचारे की एजुकेशन। कई बार क्या ओरली भी मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 200 पार्टीज जाकर कंप्लेंट कर सकती है? देखिए जी, ऐसा है कि ये जो आपने पॉइंट बोला है जी। इस पॉइंट में देखिए मैं आपको सच बताऊं, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि एक कानून को जानने वाला ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए आपको पता ही है मुफ्त कानूनी सलाह का भी उन्होंने प्रावधान बना दिया है सरकार ने, फ्री लीगल एड सर्विस, आप उनको ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मैं मैजिस्ट्रेट के सामने सीधा ही खड़ा हो गया, वैसे तो ऐसे इंसान बहुत ही कम आते हैं क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर बताना वो भी बहुत हिम्मत की बात है, और फिर वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता वो भी लिखेगा। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो वो भी लिख लेगा और आपकी कंप्लेंट को लिख लेगा और उसके बाद एग्जामिन करेगा। तो एग्जामिनेशन बेसिकली है तो वही, आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे, जो आप बताओगे वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये जनता की जानकारी के लिए है कि अगर आपकी उस तरीके की एक्सपर्टीज नहीं है, उस तरीके की आपकी एजुकेशन नहीं है कि आप जो है रिटर्न फॉर्म में जो कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर सको, तो 200 के अंदर प्रोविजन ये भी दिया गया है कि आप ओरली भी मजिस्ट्रेट के सामने जो है अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करा सकते हैं। बाद में उसको मजिस्ट्रेट साहब जो है रिटर्न राइट डाउन करवाएंगे और वो प्रोसीजर जो दिया गया उस तरीके से एग्जामिन करेंगे उनको पूरा। शो में हम बहुत टेक्निकल चीजें बताएंगे तो शायद मुझे लगता है जनता तक वो क्लियरली नहीं जाएगा। तो मोटा मोटी जो होगा और जो होने वाली बात है उस पर जो है चर्चा को रखेंगे। आगे बढ़े इससे पहले ना मुझे दिमाग में आ रहा है कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा आपने शेयर किया था मेरे साथ कि भरी अदालत में खून हो गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने और उस केस में किसी को सजा नहीं मिली, बाइज्जत बरी हो गई सब। मुझे याद आ रहा है मैंने आपसे एक अक्कू यादव मर्डर केस डिस्कस किया था। अक्कू यादव मर्डर, हाँ जी, ये महाराष्ट्र की एक विलेज में, तो वहां पे एक मर्डर होता है। अक्कू यादव वहां का एक लोकल गून होता है जी, उसका मर्डर होता है, तो एक मर्डर ट्रायल में वो कोर्ट में पेश हो रहा होता है जी। तो वहां पे एज पर फैक्ट्स मैं ये बता रहा हूं कि वहां पे ये हुआ भाई, एक दिन जैसे ही उसको गाड़ी से लेके जाया जाता है अंदर ट्रायल के लिए, तो कुछ औरतें, तादाद काफी थी, 20, 30, 40 थी, और वो औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और कहती है अक्कू यादव को छोड़ दो, इससे हम लोग निपट लेंगे। अच्छा। और ये कहते हुए अक्कू यादव और जो पुलिस कांस्टेबल जो भी वहां पे बंदोबस्त करने वाले थे उनके पीछे भागी और भरी कोर्ट में जाके दरवाजा तक भी उन्होंने तोड़ दिया और बड़ी प्रेशर से गई और अक्कू यादव को भरी अदालत में मर्डर कर दिया। जज साहब भी बैठे थे वहां पे जो है ना, तो उस केस को ऐसे मर्डर में ओपन कोर्ट रूम के नाम से भी जाना जाता है। ओके ओके ओके। तो उस केस में भी काफी दिक्कत आई क्योंकि सभी कोई प्रोसेशन कर देता था वहां पे कि जी हमने मर्डर किया, हम लोग हैं, हम अब पुलिस को कितनों को अंदर ले और कैसे मतलब इन्वेस्टिगेट करे। तो ये जनता ने अपना ही जस्टिस कर दिया और रेप नहीं करी। तो आपके साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोग शेयर भी करेंगे जो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़े अजीब। 2004 का है, 2004 का, थोड़े अजीब भी है, सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है। बाकी ऐसे किस्से चलते रहेंगे। अभी हम वकील साहब से जानते हैं। अब जो वकील साहब ने बताया कि जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है अंडर सेक्शन 200 CRPC, अब आगे क्या होता है कि जज साहब ने एग्जामिनेशन कर लिया, पूछ लिया कि भैया आपके साथ क्या वारदात हुई है, क्या घटना हुई है, क्या गड़बड़ हुई। एग्जामिनेशन करने के बाद फिर जो है समनिंग कर दी, बुला लिया। अब आगे का क्या प्रोसीजर है? इसमें भी काफी चीजें हैं। मान लो उनके पास एक रिटर्न कंप्लेंट आ जाती है कंप्लेंट की, जैसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हम लोग पढ़ रहे थे, FIR जो है, और वो कोर्ट संज्ञान लेती है तो देखती है कि भी इसमें संज्ञान लेने लायक कि मुझे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिख रहा आपके फैक्ट्स में, तो कोर्ट 200 के प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लेगी। आप उनको खुद ही डायरेक्शन करेगी भी आप 200 के प्रोसीजर के हिसाब से कंप्लेनेंट और अपने विटनेसेस को एग्जामिन कराएंगे। ठीक है, उसमें जो रिटर्न कंप्लेंट दी हुई है उसमें कोर्ट देखेगी, बाद में देखेगी कि भाई ये मेरे जुरिडिक्शन में है या नहीं है। अगर उसके बाद तो 201 के अंदर वो
अनपावर नहीं है तो फिर वो डायरेक्शन दे सकती है कि आप कंसर्न उसमें चले जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाए। 202 के अंदर क्या है, डिसमिसल है। मान लो जैसे उसको ये लगता है कि भाई आपकी एफआईआर बनती ही नहीं है, मतलब इन्वेस्टिगेशन किस बात बिना पे करें, कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं डिस्क्लोज होता, फर्जी मामला है या हाँ मतलब किसी ने न्यायपालिका का मजाक उड़ाया है, क्रेडिबल नहीं है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं डिस्क्लोज कर रहे, बिल्कुल, तो वहां पे वो 200 मिलेगा। 200 में भी आप अपने आप को और आपके गवाह जो वहां पे गवाही देते, एग्जामिन करते, प्री समनिंग एविडेंस होते, उसमें नहीं डिस्क्लोज कर पाते तो डिसमिसल कर देगा कंप्लेंट को। कोर्ट कहेगा नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है। और अगर उसको लगता है कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस को एग्जामिन करके कि हाँ इसके अंदर जो ये कह रहे हैं बनता है, ऑफेंस मेड आउट होता है, तो कोर्ट खुद 204 के अंदर समन इशू कर देगा और सामने वाली पार्टी को बुला लेंगे। तो इसमें भी मैंने आपका एक देखा था कि आपने एक वारंट केस और समन केस को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसमें भी वैसा ही चलता है। हाँ। समन केस है, समन है। वारंट केस में पहले समन कर सकते हैं, अगर उसको लगता है एब्सकॉन्ड कर रहा है तो वारंट भी जारी कर सकता है, उसके लिए एक अलग सही डिपेंड करता है प्रोसीजर करेगा कि बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको समअप करते हैं और एक छोटी सी जानकारी और 1 मिनट की मैं लेना चाहूंगा आपसे। हमने 210 का भी जिक्र किया था, सेक्शन 210 का सीआरपीसी का, जो हम डिस्कस कर रहे थे बैठ के, कि जज साहब जो हैं क्लब कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को और कंप्लेंट को। सपोज मान लीजिए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन यहां से स्टार्ट कर दी है और दूसरा पार्टी ने जज साहब के सामने सेक्शन 200 के अंडर कंप्लेंट फाइल कर दी, तो ऐसे मामले में आपने बताया कि 210 के अंदर जो है क्लब कर दिया जाता है। क्लब कर दिया, ये कैसे होता है? क्लब ऐसा होता है, देखिए जी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एक हमें पहले ये समझना चाहिए कि भी कोई भी अगर ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, वो स्टेट के अगेंस्ट है, और अगर स्टेट एक्शन लेता है तो स्टेट एक ओपन प्रणाली है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास काफी पावर भी है। इन्वेस्टिगेशन करना, लोगों को 91 का नोटिस देके बुला लेना, 41 का नोटिस देके बुला लेना, उनसे स्टेटमेंट लेना, गवाहों की एविडेंस कलेक्ट करना, कई चीजें उनके पास काफी पावर है। उसी तरीके से सेक्शन 200 में अगर आप लोग जाते हैं, अपनी कंप्लेंट देते हैं, एग्जामिन कराते हैं, कोर्ट उसमें भी समझता है कि हाँ यहाँ पे बनता है ऑफेंस मेड आउट, और उतने में उसे ये भी पता चलता है कि एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसमें कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के उस पे है, तो उस केस में वो उसे कलाबद्ध कर देगा और उसे स्टेट के केस से चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुई है, दोज वर एक्सपीरियंस्ड, और उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया, मटेरियल जो है सरकार बनाम पार्टी हो जाएगा, XYZ जो भी स्टेट वर्सेस हो जाएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी FIR के ऊपर। तो दोस्तों हमने 3 एपिसोड किए FIR के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आज 3rd एपिसोड में हमारा जो FIR का, जो मुझे लगता है कि मैं इसको कंप्लीट तो, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन हमने जो इसको इसमें इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। और अब जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड होगा कि FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है और जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट होता है और वो कैसे जो है प्रोसीड किया जाता है। तो इसी के साथ इजाजत लेते हैं आपसे, और वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है लोगों के साथ डिस्कस की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलाने के लिए। रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे ही लोगों से जरूर जानकारी जो शेयर करते हैं। जरूर, धन्यवाद।